हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग दृष्टि के क्विक बुक को कवर करेंगे जो बिहार एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बुक से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू आपके आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जिस कारण से इस बुक को लगातार आपका प्रिपेयर किया जा रहा है। तो इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपका सभी चीज़ें ओवरऑल आपका क्लियर हो जाएगा। और बेहतर आप अगर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो दृष्टि का जो क्विक बुक बिहार एसआई के लिए लेटेस्ट एडिशन आपका प्रिपेयर किया गया है, इसको आप सभी लोग अवश्य लगाइए। निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इसका कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ आंसर टिक करके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि कंप्लीट आपको अलग अलग एडिशन का साथ ही 2025 का लेटेस्ट आपको नोट्स का रिवीजन पीडीएफ अलग से दिया जाता है और टेस्ट आपको अलग से मिल जाता है, ताकि आप खुद का इंप्रूवमेंट एक्यूरेसी आप देख पाए। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और अब बेहतर तरीका से आप इंप्रूवमेंट कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है। पहला कहा जा रहा है कि जिन देश के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी देश के पास अगर खुद का संविधान है तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपका डेमोक्रेटिक होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की और। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपको गलत है। पहला है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो आपका देखिए पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ना तो आपका एक गलत है ना तो आपका दो गलत है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ना आपका एक गलत है ना आपका दो गलत है। अब देखिए बिहार एसआई का क्वेश्चन आपका ये दोनों स्टेटमेंट आपका पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है संविधान सभा का गठन का मांग कब किया था, तो 1934 में किया था। आप ध्यान में रखिएगा। और भारतीय संविधान सभा का गठन कब होता है, तो आपका जो है दिसंबर आपके 1946 में होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस कारण से इस बुक का थोड़ा ज़्यादा जो है लोकप्रियता हो जाती है, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका फैक्ट दिया गया, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दिसंबर 1946 से लेकर के 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अतः दोनों कथन आपका करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए इनमें से आपका कौन सा करेक्ट आपको दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूछा गया है कि इनमें से सही क्या है। तो आपका देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत आपको दिया गया है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। तो यहाँ पर जो है ना हमारा दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि सरकार के अंग में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगर पालिका। देखिए सरकार के अंग में दोस्तों अगर बात करें तो आपके कार्यपालिका शामिल होता है, विधायिका और न्यायपालिका शामिल होता है, नगर पालिका नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। यह मैंने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट्स में भी आपको कवर करा दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए। ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था। मौलिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा अधिकार लागू था। बात हो रही है संविधान लागू होने के समय। आंसर करिए सबसे पहले आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है। पहला देखिए दोस्तों, आपका समानता का अधिकार बिल्कुल आपका था, स्वतंत्रता का अधिकार भी था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था और संपत्ति का अधिकार था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है। तो वैसे अगर देखेंगे तो पूछा गया है कि संविधान लागू होने के समय ये सभी आपका लागू था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत इन सारी चीज़ों को हटाया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सभी।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन देख करके यकीनन आपको विश्वास हो गया होगा इस बुक का क्या इंपोर्टेंसी है। इसमें काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है जो बिहार एसआई के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इस बुक को रिकमेंड किया जा रहा है ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। तो इस बुक को मैंने इसलिए स्टार्ट किया है और इसका कंप्लीट मैंने आपको रिवीजन पीडीएफ भी देना शुरू कर दिया है। तो आप सभी लोग इसका फटाफट ज्वाइन करके सारी चीज़ों को आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और आंसर आपको करना है। करेक्ट आंसर आपका क्या है, फटाफट इसका आंसर लगाइए आप लोग पहले। चलिए इसका आंसर लगाइए पहले आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको ऑप्शन एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अब आप सभी लोग इसको आराम से जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका वर्णन आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको दिया गया। तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अगर बात करेंगे तो ये आपका प्रथम बैठक जो है दिसंबर 1946 में हुआ था। अभी रिसेंटली आपने कवर किया है। संविधान का हस्तलेखन की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा संविधान को दोस्तों आपका लिखा गया है हाथ से। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल आराम से आपको चलना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होता है ये 24 जनवरी 1950 को हुई है। संविधान को हस्तलिखित करने का जो कार्य है ये प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा के द्वारा किया गया है, और ये बिहार एसआई का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। चलिए आंसर करिए। तो फ्रेंड्स पहला है कि मौलिक अधिकार लोगों की राज्य सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता भी रक्षा करते हैं। तो पहला आपका राइट है। धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, और भारत के अंतर्गत भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ पर राज्य स्तर पर कोई भी धर्म की प्रधानता नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। कथन पर आपको विचार करना है और इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। जी बिल्कुल है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका दोनों स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या है। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट देता है। जी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए स्टेटमेंट हमारा है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है। तो आपका देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकता है। देखिए नागरिकता जो है अमेरिका में स्टेट के आधार पर अलग है और सेंट्रल के आधार पर अलग है। तो इस बेसिस पर वहाँ पर जो है धर्म आपकी स्टेट के आधार पर हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथकीकरण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी भी प्रकार का जो है दखल नहीं दे सकता है, क्योंकि स्टेट और आपका सेंट्रल की नागरिकता अलग होती है। तो केवल हमारा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका औसत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया था कि अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका गलत दिया गया। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि अमेरिका अगर चाहे तो इसमें क्या है कि आपके स्टेट के आधार पर अलग और सेंट्रल पर आपके अलग जो है धर्म की मतलब अलग अलग जो है प्रधानता होती है। जिस स्टेट के आपके अलग होते हैं वहाँ की नागरिकता,
और आपके सेंट्रल की अलग होती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर यह बताना था कि इनमें से कौन सा आपका गलत दिया गया है। तो केवल हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। शायद कि यहाँ पर अगर मैंने बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है तो आप सभी लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा सही है। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि यहाँ पर राज्य के स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। केवल हमारा पहला स्टेटमेंट राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर तर्क संगत विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका गलत दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विषयों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। भारतीय संविधान, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है, मतलब कि आपका रॉन्ग है। तो आंसर इसका बताइए, करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर होगा, पहला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। अब देखिए संकीर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब अल्प छूट देता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पूरी आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से गलत जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित किया गया है। तो देखिए आरंभ से ही उल्लेखित नहीं किया गया है, बल्कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आपका जोड़ा गया है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका सभी स्टेटमेंट गलत दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग अगला स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो अगला स्टेटमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो अब बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की और। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आंसर इसका लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, जनता द्वारा संसद के चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, कहा जा रहा है कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। देखिए संसद के अंगों में शामिल इनमें से कौन कौन सी निकाय। तो देखिए राज्यसभा शामिल होते हैं, लोकसभा शामिल होते हैं और राष्ट्रपति आपके शामिल होते हैं, विधानसभा शामिल नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न ऑलरेडी आपके डबल स्टार में पूछा गया है कि संसद के अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना है, इसमें आपके राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, जो कि संसद के आपके 3 अंग होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इनमें से कौन सा कथन आपका करेक्ट है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है, जी बिल्कुल आपका करेक्ट है। किसी भी कानून को अगर पारित करना है तो ये संसद के द्वारा लोकसभा और जो है राज्यसभा में अप्रूवल करना होता है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 और 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला सेकंड स्टेटमेंट है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा के क्रमशः जो है राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 हुआ 500 आपका जो है 45 सदस्य होते हैं, उनके सभापति व अध्यक्ष जो है क्रमशः उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल आपका पहला स्टेटमेंट आपका राइट होगा, तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। यहाँ पर आप देखिए आपका फैक्ट आप कवर करिए थोड़ा सा। भारतीय संसद के देश में सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है, अतः कथन 1 आपका करेक्ट है। राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः
245 व 545 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इन्हें वेतन भत्ते भी सभापति पद के हेतु दिए जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं। इस कारण से हमारा जो गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है, आंसर चुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट है कि लोकसभा के 545 सदस्यों में से 243 निर्वाचित जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के 545 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल हमारा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। तो देखिए आपका पहला स्टेटमेंट राइट है। अगला है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट दिया गया है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से गलत स्टेटमेंट आपका क्या है। पहला कहा जा रहा है कि राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। अगला हमारा पूछा गया है कि विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में पेश किया जाता है। अब देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कहा जा रहा है कि विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और तत्पश्चात कहा जाता है कि राज्यसभा में पेश किया जाता है, जो बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट की अगर बात करें तो राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर केवल जो आपका रॉन्ग है ऑप्शन नंबर आपका यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि कॉन्सेप्चुअल मिलेगा, तो बिल्कुल भी आप सभी लोगों को इरिटेट नहीं होना है। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के बारे में बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। पहला है कि लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है क्योंकि राज्यसभा आपके अस्थायी सदन होते हैं जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित कथनों में से औसत कथन का चयन कीजिए। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। पहला स्टेटमेंट है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। इनमें से बताना है कि कौन सा औसत है, जबकि देखिए हमारा पहला जो है ये आपका बिल्कुल औसत हो जाएगा, यानी कि आपका गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए राष्ट्रपति संसद का विभिन्न अंग होता है, बिल्कुल होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका राइट दिया गया है। आइए हम लोग इसका फैक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा तथा मंत्री परिषद से मिलकर बनता है, अतः एक कथन आपका औसत दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया है। तो देखिए हमारा पहला कहा जा रहा है कि इसका अर्थ होता है किसका भाई, तो कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कानून के बारे में। इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है। और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका गलत दिया गया है। तो पहला ही आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा क्लियर रूप से आपका।
क्योंकि यहाँ पर देखिए सख्त का बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर जो है समान रूप से आपका लागू होगा, ना कि आपके सख्त रूप से आपके लागू होगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? पहला स्टेटमेंट हमारा कहा जा रहा है कि परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरत के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। पहला स्टेटमेंट राइट है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो प्रॉपरली याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम, ये भी आपका 2005 ईस्वी में आपका आया है, तो पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर याद रखनी है। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये आपके 2006 में आपका पूर्णतः आपका पारित हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप 2005 को हिट कर रहे हो तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर क्वेश्चन इस प्रकार के पूछा जाता है तो 2005 आपको हिट नहीं करना है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु आपके शामिल किया गया है। बताना है न्यायपालिका के दायित्व के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिया गया है। पहला है विवादों का निपटारा करना, सही है। न्यायिक समीक्षा करना, करेक्ट है। कानून की रक्षा करना, सही दिया गया है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, करेक्ट दिया गया है। भारतीय संविधान का संरक्षण का कार्य करना, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है न्यायपालिका के बारे में। तो आप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा है कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, देखिए पर अगला स्टेटमेंट है न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, ठीक है, नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है। निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। मौलिक अधिकार के बारे में बताइए इनमें से सही क्या है। पहला कहा जा रहा है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय भी इस संदर्भ में अधिकार रखते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय इसके बारे में जो है संदर्भ नहीं रखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत जाएगा, क्योंकि जो है आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हो। तो यहाँ पर तो आपका बिल्कुल पहला गलत है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका गलत है। तो पहला गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, तो दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमें गलत बताना है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। सत्य पूछा गया है, आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको करेक्ट दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। पहला स्टेटमेंट है इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भारतीय न्यायालय भी पहले संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि पहला एंड आपका दूसरा, यानी फर्स्ट एंड आपका दो, ये आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी स्थापना को लेकर के याद रखेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया है। वर्तमान भवन में अपने आने से पूर्व यह संसद भवन के अंदर जो है आपका हुआ करता था, तो ध्यान में रखेंगे। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का चर्चा
आर्टिकल 124 के अंतर्गत आपको किया गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या है। पहला है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। न्यायपालिका स्वतंत्र है, जैसे सुप्रीम कोर्ट देखिए स्वतंत्र है, ये कोई भी कोर्ट जो है ये आपके स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव हो पाता है। तो केवल हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पता है न्यायपालिका के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलिए ऑप्शन आपका सामने आ चुका है, आंसर इसका लगाइए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टेटमेंट है शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट पूछा गया है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है आपका ये अच्छा, चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव लग रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल जो है आपका नहीं दे पाती है। ये आपको पूछा गया दखल नहीं दे पाती है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है ना बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला देखिए हमारा पूछा गया है शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि दखल ही नहीं दे पा रही है। तो ऑप्शन हमारा आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए आंसर करेंगे आप लोग इनमें से करेक्ट क्या है। तो आपका देखिए कहा जा रहा है उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई व मद्रास में आपका किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट में आपका ये कहा जा रहा है जो बिल्कुल हमारा सही है। हमें गलत बताना है इनमें से असत्य क्या है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1964 में किया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गलत है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक व एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकता है। तो देखिए उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकता है। ये देखिए हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट है। जैसे कि आप देखेंगे तो आपके चंडीगढ़, हरियाणा ये देखिए आपका एक ही न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है। तो ये आपका यहाँ पर औसत हो जाएगा, ये आपके अलग हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके अलग अलग है। तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।